हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण के बारे में चर्चा की थी, जो अंतः झिल्लिका तंत्र के दो कोशिकांग हैं। इस वीडियो में हम बाकी दो कोशिकांग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है लयनकाय और रसधानी। तो चलिए जल्दी से लयनकाय से शुरुआत करते हैं। वो क्या होते हैं? ये छोटे झिल्लीबद्ध पुट्टिकाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में इधर उधर फैली रहती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं? नाम से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि लाइजो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पाचन करना, और सोमा का अर्थ होता है शरीर। तो ये एक ऐसा शरीर है जो किसी चीज को पचा सकता है। हम यहाँ लाइसोसोम यानी कि लयनकाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या पचाता है? तो ये कोशिका के लिए हानिकारक किसी भी चीज को पचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी जैसे कि जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाए, तो लयनकाय उसे पकड़कर पचा देगा। या मान लीजिए कोई कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाए और उसे हटाने की जरूरत हो, तो ये लयनकाय उसे नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि कभी-कभी यदि कोई कोशिका बहुत पुरानी हो जाती है और उसे समाप्त होना होता है, तो पूरा का पूरा कोशिका लयनकाय द्वारा ही पचा लिया जाता है। हाँ, और इसी कारण से इसे बहुत सही से घातक या आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। परंतु इन्हें ये शक्ति कहाँ से मिलती है? यदि आप ध्यान दें तो हमने पहले चर्चा की थी कि गोल्जी उपकरण से झिल्लीदार पुट्टिकाएं बाहर निकलती हैं, और ये पुट्टिकाएं कोशिका द्रव्य में बिखरकर लयनकाय बनाती हैं। तो ये बस सामान्य पुट्टिकाएं हैं जो गोल्जी उपकरण से निकलती हैं। लेकिन गोल्जी उपकरण में तो कोई ऐसी महाशक्ति नहीं होती। तो फिर लयनकाय को ये शक्ति कहाँ से मिली? इसका रहस्य छुपा है उस तरल में जो लयनकाय के अंदर भरा होता है। ये तरल हाइड्रोलिटिक प्रकृति का होता है। इसे हम जल अपघटीय एंजाइम कहते हैं, जिसका पीएच अम्लीय होता है। इसका अर्थ ये है कि इसमें प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोक्सिलेज, फॉस्फेटेज और कई अन्य पाचन एंजाइम होते हैं, और यही इन्हें किसी भी चीज को पचाने में सक्षम बनाता है। अब जरा अपने रसायन शास्त्र प्रयोगशाला में रखे सांद्र अम्ल वाले कांच के जार की कल्पना करें। अगर आप जार को छूते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये जार टूट जाए और अम्ल बाहर आ जाए और आप इसे छू लें तो आपका हाथ जल जाएगा। यही बात लयनकाय पर भी लागू होती है। सांद्र अम्ल को लयनकाय की झिल्ली के अंदर सावधानी पूर्वक लपेटा जाता है, और जब तक झिल्ली फटती या टूटती नहीं तब तक कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि लयनकाय कैसे कार्य करता है। मान लीजिए कि एक बृहद भक्षक कोशिका किसी आक्रमणकारी की तलाश में घूम रहा है, और देखिए इसे एक जीवाणु मिल गया। जैसे ही बृहद भक्षक कोशिका किसी विदेशी जीवाणु के संपर्क में आता है, ये अपने हाथों को बढ़ाता है, ठीक उसी तरह जैसे अमीबा करता है। जैसे ही जीवाणु इसके अंदर खिंच जाता है, लयनकाय की झिल्ली उससे जुड़ जाती है। लयनकाय अपने जल अपघटीय एंजाइम को छोड़ देगा, जो अम्लीय होते हैं और जीवाणु को नष्ट कर देंगे। अब विदेशी आक्रमणकारी को मारने के अलावा लयनकाय का दूसरा कार्य कोशिका के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोशिका के अंदर कोई कोशिकांग पुराना हो जाता है या ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता, तो कोशिका लयनकाय को संकेत भेजती है कि वो उस कोशिकांग को नष्ट कर दे। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक सूत्र कणिका ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। लयनकाय उसकी झिल्ली से जुड़ जाएगा, अपने अपघटीय एंजाइम को छोड़ देगा और पूरा कोशिकांग नष्ट कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी यदि कोशिका बहुत अधिक संक्रमित हो जाती है, इतनी अधिक कि उसे बचाया नहीं जा सकता, या यदि कोशिका इतनी पुरानी हो जाती है कि उसे मरना ही होता है, तब लयनकाय फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। लयनकाय के इन अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न नाम दिए गए हैं। अपनी ही कोशिकांग को पचाने की प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। पूरी कोशिका को पचाने की प्रक्रिया, जिसे नियत कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं, उसे अपोप्टोसिस कहा जाता है। किसी विदेशी पदार्थ को पचाने की प्रक्रिया को हेट्रोफेजी कहा जाता है। तो ये था लयनकाय, जिसे घातक कोशिकांग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।
अब आइए अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतिम कोशिकांग यानी रसधानी के बारे में जानते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक पादप कोशिका है और अंदर जो बड़ी नीली संरचना दिख रही है वो रसधानी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस रसधानी को एक गुब्बारे के रूप में कल्पना करें। अब सोचिए, अगर हम इस गुब्बारे में अधिक हवा भरें तो क्या होगा? गुब्बारे का आकार बढ़ेगा और वो कोशिका की भित्ति पर दबाव डालेगा, है ना? और यदि ऐसा होता है तो कोशिका का आकार भी बढ़ेगा। सही कहा ना? यही ठीक वही कार्य है जो रसधानी कोशिकांग के अंदर करता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के आकार को बनाए रखना है। और हाँ, क्या आपको पता है कि रसधानी यानी कि वैक्यूल शब्द का अर्थ खाली होता है, लेकिन इसके नाम से धोखा मत खाइए, क्योंकि ये रसधानी बिल्कुल भी खाली नहीं होती। ये विभिन्न पदार्थों से भरी होती है। इस रसधानी का सबसे बड़ा हिस्सा जल से भरा होता है। इस जल को कोशिकीय रस यानी कि सेल सैप कहते हैं। जितना अधिक जल रसधानी में संग्रहित होगा, उतनी ही बड़ी रसधानी होगी और उतनी ही बड़ी कोशिका होगी। तो जब रसधानी का आकार बढ़ता है तो कोशिका का आकार भी बढ़ता है। और केवल जल ही नहीं, कोशिका किसी भी अतिरिक्त चीज को रसधानी में संग्रहित कर सकती है। तो राजधानी दो भूमिकाएं निभाती है। पहला संग्रहण इकाई और दूसरा कचरा पेटी। इसलिए राजधानी में बड़ी मात्रा में आयन भी संग्रहित होते हैं। साथ ही इसमें पानी में घुलनशील रंग द्रव्य भी होते हैं, जैसे कि एंथोसायनिन, जो फूलों को बैंगनी रंग प्रदान करता है। इसके अलावा राजधानी में कोशिका के सभी अपशिष्ट पदार्थ भी संग्रहित होते हैं। और यही कारण है कि जितना अधिक सामग्री राजधानी में होगी, उतना बड़ा इसका आकार होगा और कोशिका भी उतनी ही बड़ी होगी। अब ये सब राजधानी की भित्ति पर बहुत अधिक दबाव डालता है। इस राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनो शब्द तनाव से लिया गया है, यानी वो तनाव जो राजधानी के अंदर संग्रहित पदार्थ लगातार झिल्ली पर डालते हैं। इसलिए राजधानी एक संग्रहित इकाई की तरह कार्य करती है। ये संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है और एक पुनर्चक्रण पेटी की तरह भी कार्य करती है। जो कुछ भी इस बड़े राजधानी में संग्रहित होता है, उसे कोशिका तब उपयोग करती है जब उसे किसी तनाव या प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जब कोशिका के पास वृद्धि के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। और आश्चर्य की बात यह है कि बिल्कुल लयनकाय की तरह ये केंद्रीय राजधानी भी गोल्जी उपकरण से ही उत्पन्न होती है। पुट्टिका यानी कि वेसिकल जो गोल्जी से अलग होते हैं, वो कोशिका से बाहर नहीं जाते, बल्कि पादप कोशिका में वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उन्हें केंद्रीय राजधानी यानी कि सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। लेकिन फिर से ये एकमात्र प्रकार की राजधानी नहीं है जो जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। अन्य कई प्रकार की राजधानी भी होती हैं और उनमें से एक को खाद्य राजधानी यानी कि फूड वैक्यूल कहा जाता है, जिसे हम एक कोशिकीय जीवों में देख सकते हैं। इसे समझने के लिए मैंने अमीबा की सहायता ली है। हर बार जब अमीबा भोजन का सामना करता है तो वो अपनी कोशिका झिल्ली को भोजन के चारों ओर फैला देता है, जिससे सूडोपोडिया का निर्माण होता है। तो ये झूठे पैर यानी कि फॉल्स फीट या सूडोपोडिया भोजन को निगलते हैं और खाद्य राजधानी का निर्माण करते हैं। अब इस राजधानी के अंदर जो भोजन है वो पच जाएगा और जो कुछ भी कोशिका के लिए आवश्यक है उसका कोशिका में विसरण हो जाएगा। जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे निष्कासित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये राजधानी धीरे धीरे कोशिका झिल्ली की ओर बढ़ती है, अपनी झिल्ली को कोशिका झिल्ली के साथ जोड़ती है और अपशिष्ट को बाहर निकाल देती है। तो यही खाद्य राजधानी है और ये अस्थायी होती है। जैसा कि आपने देखा, ये केवल तभी बनती है जब भोजन निगला जाता है। तो ये था खाद्य राजधानी के बारे में। अब आइए एक और प्रकार की राजधानी को समझते हैं, जिसे संकुचनशील राजधानी कहा जाता है। इसे हम एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में देख सकते हैं। लेकिन इन्हें इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक कोशिकीय जीवों के अंदर भोजन और जल को ग्रहण करने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होते। इसलिए पर्यावरण से जल परासरण के माध्यम से शरीर के अंदर चला जाता है। अब कौन ये नियंत्रित करेगा कि कोशिका के अंदर कितना जल जाना चाहिए? चूंकि ये एक जीवित कोशिका है, इसकी सांद्रता इसके वातावरण की तुलना में अधिक होगी। इसलिए जल कोशिका के अंदर प्रवेश करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन कौन ये नियंत्रित करता है कि कितना जल अंदर आना चाहिए?
कोई उचित नियामक प्रणाली नहीं होती। जल लगातार अंदर आता रहता है, लेकिन इसे बाहर भी भेजना आवश्यक होता है ताकि कोशिका के अंदर द्रव संतुलन या समस्थिति बनी रहे। और यही कार्य कोशिका के अंदर मौजूद रसधानी करते हैं। तो ये छोटी सी रसधानी अधिक जल को अपने अंदर खींचती है, ये सूज जाती है और धीरे धीरे कोशिका झिल्ली की ओर बढ़ती है। और ठीक वैसे ही जैसे खाद्य रसधानी के माध्यम से अपशिष्ट बाहर निकाले जाते थे, वैसे ही ये कोशिका से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती है। इसके बाद ये फिर से अपने मूल छोटे आकार में संकुचित हो जाती है। और यही कारण है कि इसे संकुचनशील राजधानी कहा जाता है। संकुचनशील राजधानी को ऑस्मोरेगुलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यही कोशिका में स्थिर परासरण दाब बनाए रखती है और कोशिका के अंदर नमक और आयन संतुलन को बनाए रखती है, और यही कोशिका को जीवित बनाए रखती है। तो ये थे वो विभिन्न प्रकार की राजधानी जिन्हें हम जीवित कोशिकाओं में देखते हैं और जो अंतःझिल्लिका तंत्र का हिस्सा है। और यही अंतःझिल्लिका तंत्र का अंतिम भाग था। तो ये 4 कोशिकांग थे जिन्हें हमने अंतःझिल्लिका तंत्र के तहत चर्चा की। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी, लैंकाय यानी कि लाइसोसोम और राजधानी यानी कि वैक्यूल। ये सभी समन्वित रूप से कार्य करते हैं ताकि कोशिका अपने कार्य को ठीक से कर सके और जीवित रह सके।